हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, यूपीएससी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई भी अगर आप कहें बीएससी एमएससी एकेडमिक के अकॉर्डिंग, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अक्सर देखा है कि ये टॉपिक में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टूडेंट बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं बहुत ही ईजीएस्ट वेज में, ईजीएस्ट टेक्निक के साथ मैं इसको बताऊंगी। और मैं डेफिनेटली श्योरली कह रही हूँ कि आपको ये आईयूपीएससी नेमिंग ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप किसी भी कंपाउंड का नाम आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण हेतु आईयूपीएससी ने 2004 में कुछ नियम दिए थे। तो वो क्या क्या नियम थे वो मैं बता रही हूँ। उस नियम को मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं, जो जैसा मुझे इजीएस्ट वे में लगा है वो मैंने बताया है, तो वो मैं बता रही हूँ आपको। सबसे फर्स्ट आप क्या करेंगे, जो भी आपको संकुल दिया होगा, उपसहसंयोजक यौगिक दिया होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होगा, उसको आप दो भागों में विभाजित करेंगे, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे करना है देखिए। फॉर एग्जाम्पल K3FeCN6, तो 2 पार्ट्स क्या क्या होंगे देखिए। एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको समझिए घर की हमारी बाउंड्री है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर या तो राइट लेफ्ट में या फिर राइट साइड, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है वो दूसरा भाग है। तो स्क्वायर ब्रैकेट से पहले यहां लिखा हुआ है तो इसको यहां से तोड़ दीजिए, ये पहला भाग हो जाएगा, ये दूसरा भाग हो जाएगा। जो पहले मिल रहा है वो पहला भाग, जो दूसरा मिल रहा है वो दूसरा भाग। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भाग होता है उसे हम कहते हैं आयन मंडल या आयनिक स्फीयर, आईएस से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा एक भाग है इसे बोलते हैं हिंदी में समन्वय मंडल और इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला आयन मंडल आयनिक स्फीयर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी ये चीज समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। ऐसा एग्जाम्पल भी मिल सकता है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज आगे लिखी हो, उसके बाहर वाली दूसरी। तो ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक भाग है और इसके बाहर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो कुछ भी लिखा है ये दूसरा भाग है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, समन्वय मंडल। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाले भाग को समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है ये कहलाता है आयन मंडल। तो ये पाए जाते हैं आयन मंडल में, आयनिक स्फीयर में। आपको पेपर में ऐसा एग्जाम्पल भी मिलेगा जब नेमिंग करनी होगी। आप देखेंगे, देखिए हमने कहा 2 पार्ट्स होते हैं, आयन मंडल और समन्वय मंडल होंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल में आपको आयन मंडल मिलेगा ही नहीं। आयन मंडल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होता है। तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके बाहर ये है, ये भी तो स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसके बाहर ये है। तो इस समय अगर इसको हम तोड़े तो यहां से अलग कर देंगे, तो इसका पहला भाग और इसका दूसरा भाग दोनों क्या है, समन्वय मंडल में है। ये अलग केस होगा, इसको थोड़ा अलग तरीके से किया जाएगा। तो ये हमारे ऐसा वाला एग्जाम्पल जब आएगा जिसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट वाला दिया होगा एक साथ, तो इसकी नेमिंग करने के लिए आपको पता है 2 भागों में ब्रेक किया। पहला भाग भी स्क्वायर ब्रैकेट मतलब समन्वय मंडल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और दूसरा पार्ट भी इसका कौन सा है, समन्वय मंडल स्क्वायर ब्रैकेट वाला है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, एट लास्ट आपको एक ऐसा एग्जांपल मिलेगा जैसे VCO6, FeCO5, NiCO4, जिसमें ना प्लस लिखा होगा ना माइनस लिखा होगा और जो 2 भागों में टूट ही नहीं सकता है, इवन उसमें स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं लिखा होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखा है इस कॉम्प्लेक्स में, आप खुद ही समझ लीजिए ये हमारा धातु है, इससे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और ये हमारा लिगेंड हो गया, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर लीजिए, आप खुद ही कर लीजिए। तो ऐसा भी कोई एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें आपको क्या मिलेगा, 2 भागों में तोड़ने के लिए मिलेगा ही नहीं। ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया एक भाग, इसके बाहर तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसको हम 2 भाग में नहीं तोड़ सकते। इसमें एक ही भाग है स्क्वायर ब्रैकेट वाला जिसे हम क्या कहते हैं, समन्वय मंडल। अब हम रूल सीखेंगे कि जब हमने कॉम्प्लेक्स को, उपसहसंयोजक यौगिक को डिवाइड किया था तो 2 भाग मिले थे, एक में आयन मंडल, एक में समन्वय मंडल। तो आयन मंडल का नामकरण कैसे होता है, यूपीएससी नेमिंग कैसे होती है, समन्वय मंडल की कैसी होती है, तो आइए सीखते हैं इसे। तो अब हम पढ़ेंगे कि आयन मंडल का नामकरण किस प्रकार होता है। आयन मंडल का नामकरण जिसे कहते हैं नेमिंग ऑफ आयनिक स्फीयर। आयनिक स्फीयर क्या है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं गुरु कोष्ठक, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी होगा, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो मतलब पहले हो, या स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हो मतलब राइट साइड में हो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो कुछ भी चीज है वो कहलाता है आयन मंडल। ठीक है, तो आयन मंडल की नेमिंग कैसे होगी देखिए। आयन मंडल में उपस्थित, आयन मंडल में जो कुछ भी उपस्थित है, जैसे कि परमाणु है या अणु है,
उनकी कभी भी संख्या नहीं लिखी जाती। उनकी संख्या मान लीजिए 1 है, आयन मंडल में जो कुछ भी उपस्थित है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी उपस्थित है, उसकी संख्या 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी उसकी संख्या हो, उनकी संख्या को इग्नोर कर देंगे, उनकी संख्या नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा? उनका केवल सिंपल नाम लिखा जाएगा, केवल नाम लिखेंगे, संख्या नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है केची स्क्वायर ब्रैकेट एफिशिएंसी। तो स्क्वायर ब्रैकेट के इसको मैंने तोड़ लिया। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट साइड में मुझे एक चीज दिखाई दे रही है जिसे लिखा है K3। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, जो कुछ भी हमें मिल रहा है या तो आगे मिलेगा या पीछे मिलेगा। तो ये आगे जो मिल रहा है वो कहलाएगा आयन मंडल में, और आयन मंडल में जो कुछ भी लिखा है उसकी संख्या नहीं लिखेंगे, उसका सिंपल नाम लिखेंगे। तो K को हम बोलते हैं पोटेशियम। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल ये है COEN का होल थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट बंद Cl3। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग 1 हो गया, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इस समय कहां लिखा है? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पहले लेफ्ट साइड लिखा था, इस समय क्या है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है वो राइट में लिखा है, दाईं ओर लिखा हुआ है। तो इसको हम पहले 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इस समय जो लिखा है ये कहां पाया जाता है? आयन मंडल में। और आयन मंडल में जो कुछ भी चीज लिखी है उसका केवल नाम लिखा जाता है, संख्या, ये जो संख्या लिखी है इसको नहीं लिखेंगे। तो हम नाम लिख चुके हैं, और नाम है क्लोराइड, ठीक है, इस Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो आयन मंडल में अगर शुरू में मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट से पहले मिलेगा, लेफ्ट में मिल रहा है, बाईं ओर मिल रहा है, तो वो क्या क्या हो सकता है? वो स्क्वायर ब्रैकेट में जो पहले मिलेगा वो डेफिनेटली ये ट्रिक है, प्लस आवेश, धन आवेश वाला ही होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला ही होगा। तो वो कोई भी धातु हो सकता है अधिकतर। तो वो क्या हो सकता है? K पोटेशियम, Na होगा तो सोडियम, Li होगा तो लिथियम, Ag होगा तो सिल्वर, Hg होगा तो मरकरी, NH4 होगा तो अमोनियम। ये सभी वो चीजें पहली बात या तो धातु है या धातु नहीं है, तो इन सबके ऊपर प्लस आवेश होता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले जो भी मिलेगा हमें आयन मंडल में वो प्लस आवेश वाला होता है। तो अब हम बात करते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में जो चीज मिले वो क्या चीज होती है? वो ऋण आवेश वाली होती है। वो क्या क्या हो सकती है? इस साइड जो मिलेगा राइट साइड में हमें Cl मिल सकता है, उसे क्लोराइड कहेंगे। Br मिल सकता है, ब्रोमाइड, I आयोडाइड, NO3 नाइट्रेट, SO4 सल्फेट, CO3 कार्बोनेट, ClO4 परक्लोरेट, SO3 सल्फाइट, ClO3 क्लोरेट और PO4 फॉस्फेट। इसके अलावा भी मिल सकता है। मैंने मोस्टली जो भी नाम थे, मैक्सिमम नाम उनसे ढूंढ के ये निकाले हैं कि अगर इस साइड को लिखा होगा तो इनमें से कोई होगा, इनका नाम ये लिखोगे, और अगर शुरू में दिया होगा, स्क्वायर ब्रैकेट से पहले लिखा होगा, तो इनमें से कोई एक होगा। इनको याद कर लीजिए। अब हम मूव करते हैं समन्वय मंडल की ओर। तो अब हम देखेंगे कि समन्वय मंडल का नामकरण कैसे होता है। समन्वय मंडल को कहते हैं इंग्लिश में नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? जो स्क्वायर ब्रैकेट था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होता है, वो जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है, ग्रुप कोष्ठक के अंदर जो कुछ भी है, वो कहलाता है समन्वय मंडल या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके लिए एक स्पेशल रूल को फॉलो करना पड़ता है, ये आपने जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। आयन मंडल को बता चुकी हूं मैं, अब हम बात करें समन्वय मंडल, यही हमारा मेन है। तो समन्वय मंडल में नामकरण का एक क्रम होता है। तो वो क्रम क्या होता है? सबसे पहले लिगेंड की संख्या लिखी जाती, 1 2 3 4 इनकी संख्या लिखेंगे। लिगेंड की संख्या के बाद लिगेंड का नाम लिखा जाता है कि उस लिगेंड का नाम क्या है। फिर लिगेंड का नाम, जब सारे लिगेंड का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद लिखा जाता है धातु का नाम। और जब धातु का नाम भी लिख लेते हैं तो लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट में, ये लिखा हुआ है मैंने, स्मॉल ब्रैकेट बना रखा, स्मॉल ब्रैकेट में OS ऑक्सीडेशन स्टेट मींस हमारा जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको हम रोमन में लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये लिगेंड की संख्या के लिए क्या लिखा जाता है। एक एक करके हेडिंग पढ़ रहे हैं, लिगेंड की संख्या। तो करना क्या है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लिगेंड की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स का भी नेमिंग करने का अलग तरीका है। लिगेंड हमारे 2 टाइप के थे, एक तो था एक दंतुर, एक थे द्विदंतुर या त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, ऐसे बहुत सारे थे। तो ऐसे लिगेंड जो एक दंतुर लिगेंड होते हैं, एक दंतुर जो एक साइड से दान करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी साइड में मैं शो कर रही हूं। तो जो मोनोडेंटेट या एक दंतुर लिगेंड होते हैं जो एक साइड से इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, तो उन लिगेंड की संख्या, अगर एक ही लिगेंड जैसे NH3 लिगेंड है उसकी संख्या 2 होती है तो डाई, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 बार है वो, तो डाई, 3 में ट्राई, 4 में टेट्रा, 5 में पेंटा, 6 में हेक्सा। अगर लिगेंड द्विदंतुर है, त्रिदंतुर है, चतुर्दंतुर है, ऐसे करके बहुदंतुर है, मतलब वो 2 साइड से दान करता है या 2 से ज्यादा साइड से दान करता है, तो उस लिगेंड की संख्या, अगर वो लिगेंड 2 बार है तो 20, 3 है तो
ट्रिस, उस लिगेंड की संख्या 4 है तो टेट्राकिस, 5 में पेंटाकिस। याद रखिएगा, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, बहुदंतुर जो भी लिगेंड होंगे इनका क्या होगा, इनकी संख्या 2 होने पर 20, 3 में ट्रिस, 4 में टेट्राकिस और 5 में पेंटाकिस। ये वाले एग्जाम्पल आपको थोड़े कम ही मिलेंगे। इसके बाद लिगेंड की संख्या का नामकरण कर चुके हैं। लिगेंड की संख्या में मोनो एक दंतुर और बहुदंतुर का हम नामकरण कर चुके हैं, ठीक है, संख्या का। अब हम बात करेंगे लिगेंड का नाम। तो लिगेंड का नामकरण किस प्रकार होता है, देखिए। नेमिंग ऑफ लिगेंड, भिन्न भिन्न लिगेंड का नामकरण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। लिगेंड अलग अलग टाइप के होते हैं और सारे लिगेंड का नामकरण अलग अलग तरीके से होता है। पहले लिगेंड है उदासीन लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, जो भी उदासीन लिगेंड है उसका जो नाम होगा वही रहेगा, उसके नाम में हमें कोई चेंज नहीं करने। फॉर एग्जांपल्स, बहुत सारे उदासीन लिगेंड है। अगर C5H5N लिख के आए तो इस लिगेंड का नाम है पिरिडीन और नाम पिरिडीन ही रहेगा, यही लिखेंगे। H2O को एक्वा लिखेंगे, NH3 को एमीन लिखना है, CS को थायोकार्बोनिल, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, NH2 CS2 CS2 NH2, ये द्विदंतुर लिगेंड है, ठीक है। इसका नाम है इथाइलिन डायमीन, EN लिख के भी आता है। इसके अलावा PC6H5 का होल थ्राइस, ये लिख के आए तो यह है ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ये कभी कभी ऐसे लिख के भी आता है PPH3, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ऐसे लिख के भी आएगा। और लास्ट है NH2CS NH2 थायोयूरिया। तो अगर ये लिख के आता है तो इनमें से कोई लिगेंड आता है तो सारे उदासीन लिगेंड है और इनके नाम जो दिए गए हैं नाम वही रहेंगे। और उदासीन लिगेंड और जिसमें से इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा, जिनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेंगे वो है स्टार वाले, H2O एक्वा, NH3 एमीन और CO कार्बन भी बड़ा, ऑक्सीजन भी बड़ा। इसका ध्यान रखना है, दोनों कैपिटल में होंगे। ये होता है कार्बोनिल, C भी कैपिटल, O भी कैपिटल, तो कार्बोनिल। नेक्स्ट IUPAC नेमिंग करनी है ऋणायनिक लिगेंड की, एनायनिक लिगेंड की। तो जिन ऋणायनों के नाम के अंत में आइड आता है, जो अभी मैं लिगेंड लिखवा रही हूं आपको, जो भी लिगेंड के नाम के अंत में आइड आएगा, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, आइड आ रहे हैं ना, तो उनका क्या करेंगे, ये जो आइड में E है, ये E को हटाकर O लगा देंगे। तो IDE में से E हटा के O लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आइडो। तो आइड को हमने बदल देना है। जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो ऐसे लिगेंड जिनके नाम के अंत में आइड आता है, उनका जब हम नामकरण करेंगे तो उनका नाम में लिखेंगे आइडो। एग्जाम्पल के लिए Cl निगेटिव होता है क्लोराइड, क्लोराइड आइड आ रहे हैं तो आइडो कर दो, क्लोराइडो। ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो। साइनाइड, साइनो। बस इसका ध्यान रखना, साइनाइड को साइनो ही किया है। जो अलग से हैं जिनका नाम चेंज नहीं हुआ है, इसको ध्यान रखना, ये साइनो होगा। साइनाइड में साइनाइडो नहीं करना है, साइनो कर देना है इसे। OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सो, इसका भी एक अलग है, यहीं से चेंज हो जाता है, इसका O यहां जोड़ देते हैं, हाइड्रोक्सो। NH2 निगेटिव अमाइड, ये NH2 है, वो NH3 था एमीन, अंतर रखिएगा। NH2 अमाइड, अमाइडो। S2 निगेटिव, S आएगा सल्फाइड, सल्फाइडो। NH, ये NH2 है, ये NH है खाली। इमाइड, इमाइडो। O2 2 माइनस परोक्साइड, परोक्सो, खाली O आएगा, O। ऑक्साइड, ऑक्सो। N3 निगेटिव नाइट्राइड, नाइट्रो। P3 P फॉस्फाइड, फॉस्फाइडो। तो आपने देखा अधिकतर में आइड के साथ आइडो जोड़ है, बस ये एक दो है जिसमें ऑक्साइड से जोड़ दिया ओ ऑक्सो। पराक्सा, O जोड़ दो, परोक्सो। इसके अलावा एक साइनाइड वाला है साइनो, और हाइड्राक्सा से बन जाएगा हाइड्रोक्सो। बस ये स्टार जिसमें लगाए हैं इनके नाम थोड़े से अलग हो रहे हैं, बाकी सबके आइडो जुड़े हुए हैं और बाकी में O जोड़ा है। इसके अलावा कुछ लिगेंड ऐसे हैं, ये ऋणायनिक लिगेंड है, ऐसे लिगेंड जिन पे ऋणावेश होता है। कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनके नाम के अंत में आइट आता है, ITE, आइट। तो जिनके नाम के अंत में आइट आएगा उसका ITE का ई बदल के क्या कर देंगे, O। ई को बदल के O कर देंगे तो आइट हो जाएगा आइटो में, ठीक है। तो आइट आएगा तो आइट को IUPAC नेम करते वक्त आइटो लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल NO2 आएगा तो नाइट्रो नाम होता है, तो इसका नाम हो जाएगा ONO। लिख के आएगा तो ONO निगेटिव, ONO आता है तो इसका नाम होता है नाइट्राइट, तो इसके नाम के अंत में O जोड़ देंगे तो नाइट्राइटो, आइटो। सल्फाइड, SO3 निगेटिव, इसका नाम होता है सल्फाइड, सल्फाइड आएगा तो सल्फाइडो। जो पेपर में दिया जाएगा उसमें ये आवेश नहीं लिखेगा, चार्ज जो 2 निगेटिव 1 निगेटिव है ये नहीं लिखिएगा कभी भी, तो आपको बस इतना दिया जाएगा SO3। ये चार्ज मैंने इसलिए दिए हैं, ये चार्ज मैंने ये लिस्ट जो दे रखी इसलिए दी है ताकि आप जब ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो उस समय यहां से आप आवेश नोट कर लें किसमें कितना होता है आवेश। लास्ट है जिन लिगेंड, ऋणायनिक लिगेंड के नाम के अंत में 8 आता है, ATE 8, उनका नाम 8, मतलब आपको ध्यान रखना है लास्ट में
ई जो आ रहा है उसको बदल में ओ में बदल देना है, तो उनका नाम बदल के A2 हो जाएगा, 8 का A2 कर देंगे, तो 8 बदल जाएगा, IUPAC में जब लिखेंगे तो A2 कर देंगे। जैसे NO3 ये आएगा निगेटिव, तो नाइट्रेट, नाइट्रेट का A2 जोड़ दो, 8 आ रहे हैं ना, A2, CH3COO, एसिटेट, एसिटेटो, ये आवेश नहीं पढ़ूंगी मैं, CO3 कार्बोनेट, कार्बोनेटो, सल्फेट, 8 आ रहे हैं A2, सल्फेटो, C2O4 ऑक्सोलेट, ऑक्सोलेटो, NH2 CH2CO निगेटिव, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेट, ग्लाई भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको ग्लाई भी बोलते हैं और इसको ऑक्स भी बोलते हैं, द्विदंतुर लिगेंड है, ग्लाइसिनेट है तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिनेटो, 8 का A2 कर दिया। तो ये सारे आप याद कर लीजिए। ऐसे ही NCS आएगा, पहले N लिखा है, NCS ये एक साथ लिखा रहता है, तो ये है थायोसाइनेट N है, देखिए NCS है, इसको अपोजिट कर दो SCN है ये दोनों थायोसाइनेट ही, बस पहले N लिखा है तो इसका मतलब ये धातु के साथ N से जुड़ा होगा, थायोसाइनेट N है तो नाम के अंत में A2 जोड़ दो, थायोसाइनेटो N, इसका नाम इसको पलट दिया, S पहले लिख दिया, SCN, तो S पहले है मतलब ये धातु के साथ S से जुड़ा हुआ है, तो थायोसाइनेटो S लिख दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो S। अब हम करेंगे लास्ट टाइप के लिगेंड जिनका नाम है धनात्मक लिगेंड, कैटाइनिक लिगेंड। कैटाइनिक लिगेंड बहुत कम एग्जांपल्स मिलेंगे, ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेंगे, तो इन लिगेंड के नाम के अंत में क्या आता है, EM आता है, तो इनके नाम में भी कोई चेंज नहीं करते, जैसे NO है तो नाइट्रोसोनियम, NO2 माइनस में भी आया था, देखिएगा NO2 माइनस भी होता है, और जो पेपर जो बुक में आएगा ना, जो क्वेश्चन आएंगे वो माइनस वाला ही होगा, NO2 माइनस, उसका नाम नाइट्रो होता है वहां, इसका नाम होता है नाइट्रोनियम। NH2 NH3 पॉजिटिव ये होता है हाइड्राजीनियम। इसके एग्जाम्पल मुश्किल से ही आएंगे, ऑलमोस्ट नहीं आएंगे, बस इतना समझ लीजिए। देखिए जब किसी संकुल में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको एक से ज्यादा लिगेंड दिखे, ये मैं शो कर रही हूँ स्क्रीन में, एक से ज्यादा लिगेंड अगर आपको दिखे तो उनका नामकरण, तो किस लिगेंड का नाम पहले करेंगे, किसका बाद में करेंगे, ये डिसाइड करेगा उनका जो नाम होता है, इंग्लिश में नाम होता है उसके अल्फाबेट के अनुसार। तो मैं कुछ आपको क्रम दिखा दे रही हूँ, देखिए। अगर सोचिए सभी लिगेंड हैं तो कैसे नेमिंग करनी, सबसे पहले वो लिगेंड जिनका नाम A से शुरू होता है उनका नाम लिखेंगे, सबसे पहले उनका नामकरण किया जाएगा, अगर एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तब। तो सबसे पहले नाम किया जाता है AC2A2 का, अमाइडो का, एमीन का, एक्वा का। अब आप कहोगे इन सब में तो A है, इसको पहले इसके बाद में क्यों? अगर किसी लिगेंड का पहला लेटर सेम आ रहा है तो फिर पहला लेटर सेम आएगा तो उसके बाद सेकंड में जाओगे, इसके सेकंड लेटर में इसमें C आ रहा है, इसमें M आ रहा है, इसमें M आ रहा है, इसमें Q आ रहा है, तो आपको पता है C पहले आते हैं, तो C हमने पहले लिख दिया, ठीक है, सबसे पहले। अब इन दोनों में भी MM सेम हो गया, तो अब थर्ड लेटर में जाओ, ये भी सेम है, फोर्थ भी सेम है, फिफ्थ में D है और इसके लेटर में N है, तो D पहले आते हैं तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में। और उसके बाद यहाँ देखिएगा जो Q होता है, A के बाद M पहले आते हैं तो इनको पहले लिखा है हमने, और Q बाद में आते हैं तो बाद में। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले पहला लेटर देखा ब्रोमाइडो, फिर कार्बोनिल, इसमें भी हो रहा है, देखिए C, तीनों C सेम है, तो उसके बाद सेकंड लेटर लो, यहाँ A है, यहाँ L है, यहाँ Y है, A पहले आता है, L बाद में, और Y सबसे लास्ट में। फिर हाइड्रोक्सो है, आइडो है, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो और नाइट्रो, इन तीनों में भी देखो पहला लेटर सेम, दूसरा भी सेम, तीसरा भी सेम, चौथा भी सेम, पांचवा यहाँ I है और यहाँ O है, तो O तो लास्ट में आता है। फिर यहाँ फिफ्थ लेटर D है और T है, तो D पहले आते हैं तो इसका नाम पहले। तो समझ में आ गया, अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो तो उस लिगेंड का नाम पहले करेंगे जो अल्फाबेट में पहले आता हो, इंग्लिश अल्फाबेट में। एट लास्ट लिगेंड की संख्या लिख लिया, लिगेंड का नामकरण लिख लिया, अब करना है धातु का नाम। तो धातु का नामकरण, नेमिंग ऑफ मेटल्स। यदि समन्वय मंडल पर, बताया था समन्वय मंडल स्क्वायर ब्रैकेट वाला, समन्वय मंडल में पॉजिटिव चार्ज हो, ये अभी मैं बताऊंगी आपको, तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा ये मैं बताऊंगी, धन आवेश हो स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। तो धातु का जो नाम होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, जो धातु होगा उसके नाम में कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो स्क्वायर ब्रैकेट था वो किस भाग में पड़ता है, ऋण आवेशित भाग में, इसको मैं बताऊंगी कैसे करना है, बस आप इतना समझो। अगर स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग जो मैं ट्रिक बताऊंगी उसमें धन आवेश में पड़ेगा, वो भाग पॉजिटिव भाग में आएगा, तो उसका धातु का जो नाम होगा वही रखना। लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग मेरी ट्रिक के अनुसार ऋण भाग में आता है, निगेटिव भाग में आता है, तो जो धातु होगा उसके नाम के अंत में 8 जोड़ देंगे। तो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर धातु के नाम लिख रही हूं। अगर धातु स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट धन भाग में पड़ता है तो ये नाम होंगे, और ऋण भाग में पड़ता है तो ये नाम होंगे। तो
टाइटेनियम को धन भाग में होगा तो टाइटेनियम, ऋण भाग में 8 जोड़ देंगे टाइटेनेट। वेनेडियम सिंपल नाम, और अगर ऋण भाग में पड़ा तो वेनेडेट। क्रोमियम को इधर क्रोमेट, इधर मैग्नीज Mn मैग्नीज मैग्नेट। Fe सिंपल नाम होता है आयरन, वैसे इसका नाम फेरेट, फेरस से बना है। CO कैपिटल C स्मॉल ओ, ध्यान रखिएगा कैपिटल C कैपिटल O होगा तो वो लिगेंड हुआ, लेकिन कैपिटल C स्मॉल ओ होगा तो ये धातु है कोबाल्ट, यहां हो जाएगा 8 कोबाल्ट 8। निकिल निकिलेट, Cu कॉपर क्यूप्रेट, Zn जिंक जिंकेट, Pb प्लम्बम, Pb का नाम होता है सॉरी लेड, साधारण नाम मतलब पॉजिटिव भाग में होगा तो, ऋण भाग में पड़ेगा तो प्लम्बीट। Ag को सिल्वर कहेंगे सिंपल वे में, और वैसे नेगेटिव पार्ट में पड़ेगा तो अर्जेंटेट, क्योंकि Ag को बोलते हैं अर्जेंटम। Hg मरकरी, और ऋण भाग में पड़ेगा तो मर्क्यूरेट। और Pt प्लेटिनम, और ऋण भाग में पड़ेगा तो प्लेटिनेट। नेक्स्ट B बोरोन है, तो ऋण आवेशित भाग में पड़ेगा, ऋण पार्ट में पड़ेगा तो बोरेट। ऐसे Au गोल्ड कहते हैं सिंपल उसमें पॉजिटिव पार्ट में, और निगेटिव में पड़ेगा तो Au होता है ओरम लैटिन भाषा में, तो ऑरेट हो जाएगा, ओरम से ऑरेट। Pt प्लेटिनम, और यहां होगा तो प्लेटिनेट। Ir इरिडियम, यहां होगा इरिडिनेट। ऐसे लास्ट है ऑस्मियम, ये आएगा तो ऋणावेशित भाग में ऑस्मेट। तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत जगह से ढूंढ के धातुओं के नाम ढूंढ के ये मेंशन कर दिए हैं। अब लास्ट पहुंच रहे हैं, एट लास्ट रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या हमने लिखनी है, तो मैंने लिखा है रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर्स। तो देखिए 0 आएगा तो उसको आप क्या करेंगे, जो नेमिंग में लिखते हैं यूपीएससी नेमिंग में स्मॉल ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, छोटे कोष्टक में लिखेंगे। 0 को 0 ही लिखिएगा, 1 को ऐसे लिखेंगे, 2 को डबल आई लिखते हैं, 3 को ये लिखा जाता है, 4 को ये लिखा जाता है, 5 को ये लिखा जाता है, 6 को ये। रोमन संख्या 0 से लेकर अगर 6 तक कोई भी आती है तो इनको इस तरीके से लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट में, 6 से ज्यादा नहीं आएगी। हम एक एग्जाम्पल लेंगे देखिए K4FeCN6। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले को अलग कर देना है एक भाग, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला एक भाग बन जाएगा। तो मैंने बीच से ऐसे करके तोड़ दिया। तो आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, आयन मंडल, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के पूरे अंदर का भाग क्या कहलाता है, समन्वय मंडल। तो इसकी नेमिंग करने के लिए आप आयन मंडल के रूल लगाएंगे, और इसकी नेमिंग करने के लिए आप समन्वय मंडल के नियम लगाएंगे। अब जो मेरी ट्रिक थी वो ट्रिक ये है, जब भी इसको 2 भागों में डिवाइड आप करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग एक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला भाग दूसरा है, तो जब 2 भागों में तोड़ेंगे, जो आपको सबसे पहले मिल रहा है, इन दोनों में से पहले कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव भाग कहलाएगा, धनावेशित भाग कहलाएगा, और जो बाद में मिल रहा है वो ऋण भाग या नेगेटिव पार्ट कहलाएगा। तो मैंने इस तरीके से लिखा है कि ये पॉजिटिव भाग है और ये क्या है, नेगेटिव भाग है। ये पहला भाग जो भी मिलेगा पॉजिटिव भाग, ये मेरी ट्रिक है, आसान लगेगा आपको इससे, और ये नेगेटिव भाग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी नाम की। तो नियम ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉजिटिव भाग का नामकरण कर लेना है। जब इसका नाम पूरा हो जाए तब नेगेटिव भाग का करेंगे। तो पॉजिटिव भाग का हम नामकरण करते हैं। तो हमने देखा पॉजिटिव भाग आयन मंडल में पड़ता है, तो आयन मंडल के नियम हम लगाएंगे। ये कहता है कि आयन मंडल में जो कुछ चीज भी उपस्थित होगी उसके, आयन मंडल ये है, इसके परमाणु नहीं लिखते, अणु नहीं लिखते, इनकी संख्या नहीं लिखी जाती, 3 4 5 इसके लिए कुछ नहीं लिखते, सीधे सीधे उसका नाम लिखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि ये आयन मंडल में K है और इसकी संख्या नहीं लिखेंगे 4, तो 4 को इग्नोर कर दो, K लिखो। K का नाम होता है पोटेशियम, तो हमने लिख दिया पोटेशियम। जब धन भाग का नाम पूरा हो जाए, पॉजिटिव भाग का नाम पूरा हो जाए, फिर हम मूव करेंगे निगेटिव भाग की ओर, ऋण भाग की ओर। तो ऋण भाग है समन्वय मंडल, तो इसके रूल लगाते हैं। समन्वय मंडल की नेमिंग इस तरीके से होगी, समन्वय मंडल का नामकरण, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम, लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, धातु का नाम, और रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले ये धातु है, आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट के शुरू होती है, उसके बाद जो कुछ भी लिखा होता है वो लिगेंड होता है। तो आप देखिएगा लिगेंड CN है, CN एक दंतुर लिगेंड होता है। तो एक दंतुर लिगेंड की संख्या अगर 6 हो तो क्या लिखते हैं, देखिए एक दंतुर लिगेंड की संख्या 6 होने पर क्या लिखते हैं, हेक्सा। तो हम लिख चुके हैं यहाँ पर क्या, हेक्सा। तो 6 के लिए हमने यूज कर दिया, CN एक दंतुर लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 6 के लिए हेक्सा। उसके बाद लिखेंगे लिगेंड का नाम, तो CN जो होता है साइनाइड होता है, और साइनाइड के अंत में O जोड़ देते हैं तो साइनो बन जाता है, तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। अब हम बात करेंगे, ये हम पूरा कर चुके हैं, लिगेंड का नाम पूरा लिख चुके हैं। अब आया धातु। तो धातु के नामकरण के लिए नियम थे कि ये धातु अगर धन भाग में पड़े तो नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये धातु ऋण भाग में पड़े तो नाम के अंत में 8 जोड़ देंगे। तो Fe को कहते हैं, Fe को कहते हैं आयरन, अगर धन भाग में पड़े तो, लेकिन अगर ऋण भाग में पड़े तो धातु का नाम क्या हो जाता है, Fe का नाम फेरेट।
तो हम लिख चुके हैं फेरेट, और लास्ट में हम लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या जो मैंने निकाल ली है। एक के पे होता है +1 तो 4 पे हो जाएगा +4, एक CN पे होता है -1 4, 6 पे -6, तो -6 में से प्लस घटाएंगे, +4 घटाएंगे तो आ जाएगा -2, -2 इक्वल के उस साइड जाएगा तो +2 आ जाएगा। वैसे भी धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस में आती है और रोमन अंक में प्लस माइनस नहीं दिखाया जाता। तो हम लिख चुके हैं 2 को इस तरीके से लिखेंगे। तो लिख दिया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां से मैंने ये ब्रेक किया है उसका जो नाम लिखोगे, ब्रेक करने के बाद स्पेस आएगा, जहां पर ब्रेकिंग हुई होगी वहां पर स्पेस। बाकी जैसे ये पूरा एक चीज है समन्वय मंडल, तो इसको चिपका के लिखेंगे रूल से। नेक्स्ट एग्जांपल एक और कर लेते हैं। ये है COH2O का होल 6 Cl2। इसको दो भागों में तोड़ेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट एक है और उसके बाहर इस समय राइट में लिखा हुआ है, इसके बाहर दूसरा भाग। पहला भाग जो हमें मिल रहा है वो कैसा है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, मतलब समन्वय मंडल वाला, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला। और स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर लिखा हुआ है वो क्या होता है, आयन मंडल वाला भाग कहलाता है। तो आप मैंने बताया था एक ट्रिक, तो जब भी आप इसको तोड़ेंगे तो पहला भाग जो मिलेगा वो पॉजिटिव भाग कहलाएगा। तो ये हमारा है पॉजिटिव भाग, तो ये भाग हमारा पॉजिटिव है। तो दूसरा भाग जो मिलेगा ये ब्रेक करने के, ये जो तोड़ रखा है इसके दूसरी साइड जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, निगेटिव भाग। पहला भाग पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ऋण धन भाग है, ये ऋण भाग है, ये धनायन, ये ऋणायन। तो इस समय जो सबसे पहले नेमिंग शुरू करनी है, नेमिंग हमेशा धन भाग की शुरू होती है। इस समय धन भाग क्या है, समन्वय मंडल वाला। तो समन्वय मंडल के नियम लगाएंगे। समन्वय मंडल के नियम ये है, इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले ये धातु है, ये लिगेंड है एक ही टाइप का, इसकी संख्या 6 है। H2O एक ऐसा लिगेंड है जो कि एक दंतुर होता है। तो एक दंतुर लिगेंड की संख्या अगर 6 हो तो 6 के लिए यूज करते हैं हेक्सा। लिख दिया। अब इसके बाद जो H2O है, लिगेंड की संख्या लिख चुके हैं। अब लिगेंड का नाम, तो लिगेंड जो है H2O ये एक उदासीन लिगेंड है जिसका नाम है एक्वा। तो H2O को लिख देंगे हम एक्वा। स्पेस नहीं देना है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट वाले को बिल्कुल एक साथ लिखना है, बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, ये पूरी एक चीज है। उसके बाद जब लिगेंड का नाम लिख लिया है, अब लिखेंगे धातु का नाम। तो धातु के नाम में हम नियम लगाएंगे कि ये धातु धन भाग में है कि ऋण भाग में है। इस समय धातु जो है वो धन भाग में है, तो धन भाग में होता है तो धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो CO के लिए, तो देखिए CO को धन भाग में क्या नाम देते हैं, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट ही रहेगा, तो हम लिख चुके हैं कोबाल्ट। अब लास्ट में आएगा, जब धातु हम लिख लेते हैं, धातु के अंत में आता है ऑक्सीकरण संख्या रोमन में। तो हम निकालते हैं, देखिए H2O का 0 होता है और Cl का होता है -1, 2 का हो जाएगा -2, तो -2 इक्वल के उधर जाएगा +2। तो धातु के तुरंत बाद स्मॉल ब्रैकेट में रोमन अंक में हम 2 लिखेंगे। लिख लिया। अब क्या करेंगे, जब धन भाग का नाम पूरा हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा इसमें, तो अब करेंगे ऋण भाग का नाम। ऋण भाग है आयन मंडल, तो आयन मंडल के नियम लगाएंगे। आयन मंडल में कहता है जो चीज भी है उसकी संख्या नहीं लिखेंगे, केवल नाम लिखेंगे। तो Cl को क्या कहते हैं, Cl को कहा जाता है क्लोराइड। तो हमने लिख दिया क्लोराइड। इस प्रकार मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। बाकी एग्जाम्पल बहुत टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, मैं अलग अलग जगह से ढूंढ के इसकी मैं 2-3 पार्ट बनाऊंगी नेमिंग की, तो आप उसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज मैंने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीजें आपको बेसिक रूल्स बता दिए हैं। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस तभी आपको समझ पाएंगे, आप IUPAC सारे नेम अच्छे से कर पाएंगे जब आपको ये सारे नाम याद होंगे। तो प्लीज इनको लिखें और लिख के याद करें नेक्स्ट वीडियो के आने तक, आफ्टर 2 डेज। तो तब तक आपकी जो होमवर्क है वो है आपको याद करना इन सभी चीज को, किसको क्या कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।